तो ये जो काशीगरी का फन था, इससे वाबस्ता जो रवायती घराने थे, अपनी बेटियों को ये फन नहीं सिखाते कि बेटियां परायधन होती हैं, उन्होंने बाहर चला जाना है, वो हमारा फन भी बाहर चला जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि भारत में क्लासिकल मौसीकी पर, या आप यूँ कहें कि बाकायदा म्यूजिक पर, जिसे हम कहें फुल फ्लेज कोई सीजन या कोई फिल्म पहले नहीं बनी बंदिश बैंडिट। अब इस घराने की जो नुमाइंदा खातून है, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी जो है वो वायरल रही कि एक खातून जो है वो बेगम अख्तर के मज़ार पर जो है वो उनकी गाई हुई एक गजल गा रही है हाथ बांध कर। गालिब की एक बात जो थी वो कि जनाब जब अलिफ गिरता है तो मेरे सीने पे जो है वो एक तरह से छुरियां चलती हैं। इन दोनों नौजवानों ने तो कमाल का काम किया। ये कोई एक दिन की रिसर्च नहीं है, जाहिर है ये मौसीकी से वाबस्ता घरानों को एक बड़ी जुजियात और डिटेल में जाकर जो है ना वो देखा गया है, तब जाकर ये सीजन जो है ना वो बना है। हम नुसरत फतेह अली खान साहब को देखते हैं, वो अपने वालिद साहब का जो फन है, अपने चचा का जो फन है, वो उसको लेके आते हैं और उसे अपने ज़माने के साथ, उसकी तरजीहात के साथ जोड़ते हैं और फिर वो दुनिया भर में गाते हैं। जहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को बुलाया गया गाने के, अब उन्होंने कुछ मुआवजा तय नहीं किया कि क्या पेमेंट। बड़े गुलाम अली खान ने सोचा कि मेजबान जो है वो अमीर कबीर आदमी है, खुद ही दे देंगे। उन्होंने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस के बाद जो है वो मेजबान ने 20 रुपए उनके हाथ पर रखे। अब बड़े गुलाम अली खान, जिनको पता ही नहीं था मार्केटिंग का, उन्होंने वो 20 रुपए देखकर कहा कि बस इतने ही। तो उसने जो है वो अपनी जेब से 20 रुपए निकालकर और बड़े गुलाम अली खान के हाथ में रख दिए और बड़े तंज से कहा कि बस अब और ना मांग लेना। दोस्तों, बंदिश बैंडिट अमेज़न प्राइम का एक ऐसा सीजन है जो एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस मूवीज और वेब सीरीज के जमाने में मौसीकी और मौसीकी से वाबस्ता लोगों को मौजू बनाता है। ये सीजन देखने वालों को एक ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जहां जिंदगी का हर रवैया मौसीकी से होकर गुजरता है। यहां कोई किसी से हसद कर रहा है तो वो भी मौसीकी की वजह से, किसी के साथ किसी की दुश्मनी है तो वो भी मौसीकी की वजह से, दोस्ती है तो वो भी मौसीकी की वजह से, किसी के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है तो वो भी मौसीकी के हवाले से। इस सीजन में जिंदगी के हर रवैये को मौसीकी के मंजरनामे में रखकर देखा गया है और इस सीजन की यही वो इनफरादियत है जिसने हमें मजबूर किया कि हम इस सीजन पर एक खसूसी गुफ्तगू का एहतमाम करें, जिसमें मेरे साथ मेरे दोस्त जनाब सरफराज आरिश और आबिद मलिक शामिल हैं। सो हम आज बंदिश बैंडिट पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस सीजन की इब्तदा बड़ी शानदार है। सीजन का आगाज होते ही एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक तहजीब और एक तारीख बरामद होती है। इस सीजन के आगाज में ही एक खानदान दिखाया जाता है जिसका ताल्लुक मौसीकी से है और वो मौसीकी की खास रवायात का अमीन है। इस घराने के लोग, इसके अफराद, इस घराने के लोगों के आपस में रिश्ते, उन रिश्तों के दरमियान मौजूद तनाव, कश्मकश, ये सभी कुछ सीजन की इब्तदा में ही सामने आ जाता है। इब्तदाई 10 या 15 मिनट में ही इस सीजन का रास्ता मुतय्यन करके डायरेक्टर ने एक ऐसा माहौल और फजा तश्कील की जिसमें यह सीजन आगे बढ़ता है। मैं जनाब सरफराज आरिश साहब से गुजारिश करता हूं कि वो
बंदिश बैंडिट पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको सलाम, आदाब, सब कुछ। तो अहमद भाई, ये जो सीज़न है बंदिश बैंडिट, पहली बात तो ये है कि जब मैंने इसका नाम सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये कैसा नाम है और ये सीज़न कैसा होगा। तो हमारे दोस्त हैं, सीनियर भी हैं, हमारे साथ होते हैं, जनाब अपना फाइक साहब हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आरिश ये सीज़न ज़रूर देखना। मैंने खैर वो जब इसे शुरू किया तो जैसे अभी आपने बात की कि इसका आगाज़ ही एक ऐसा है कि वहीं से वो आपको कैप्चर कर लेगा। इसका बुनियादी मौजू मौसीकी है। तो अगर हम देखें मौसीकी के हवाले से, तो पाकिस्तान में, भारत में या पूरी दुनिया में बहुत सी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी मूवी है, फ़िल्म है मौसीकार। इसी तरह एक मूवी है कोयल। मौसीकार में रशीद अत्रे साहब का म्यूज़िक है, वहाँ अपना कोयल में ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का म्यूज़िक है। इसी तरह अगर हम इंडियन मूवीज़ देखें तो मशहूर ज़माना मूवी बेजू बावरा है, नौशाद साहब का म्यूज़िक है, और नदिया के पार। फिर अगर हम थोड़ा आगे आ जाएं, 90s में देखें तो हमें सुर भी अपना ताल मिलती है, बड़ी मशहूर मूवी है। फिर उसके बाद सुर, जिसके आज भी हम गाने सुनते हैं, ताल के भी सुनते हैं। और अगर हम थोड़ा सा बहुत माजी करीब में जाएं तो अभी वो आमिर खान साहब की वो मूवी है सीक्रेट सुपरस्टार, तो वही मिलती है। अच्छा, फिर अगर हम बॉलीवुड के सीज़न्स की बात करें तो उनमें एक सीज़न और भी है। हमने मूवी तो देखी चमकीला, लेकिन चमक के नाम से चमकीला साहब की ही ज़िंदगी पर सीज़न है, जिसका दूसरा सीज़न भी आ गया है। दूसरा सीज़न भी आ गया है, और वो बड़ी तफसील से एक गायक पर जो है वो आपको वो देखने को मिलता है। लेकिन बंदिश बैंडिट में सबसे जो अहम बात थी, या मेरे लिए जो ख़ास थी, वो थी कि नसीरुद्दीन शाह साहब को एक लंबे दौरानिए के लिए, एक लंबे अरसे के लिए हम देख सकेंगे, उनकी एक्टिंग से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इससे पहले हमने अपना गुलजार साहब का जो ड्रामा है मिर्ज़ा गालिब, उसमें हमने नसीरुद्दीन शाह साहब को बहुत तवील वो जो है वो अपना किरदार निभाते हुए देखा। तो अब मेरे जैसा आदमी जिसको कुछ ज़्यादा सम्राट क्या होता है उस ज़्यादा पता नहीं, लेकिन वो ये जानता है कि वो मौसीकी के घराने के लोग जब किसी दरबार में वो एक शाही गवैये के तौर पे होते हैं या उससे भी कोई उनका आला मुकाम होता है तो वो शायद सम्राट। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, पहले सम्राट को डिफ़ाइन करें ताकि मुझे भी आसानी हो और हमारे व्यूअर्स को भी समझने में कि सम्राट होता क्या है। सम्राट बुनियादी तौर पर तो हिंदी का लफ्ज़ है। जैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ उसमें कारहाय नुमायाँ अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो सम्राट होते हैं। जैसे जंग में बड़ी बहादुरी से लड़ने वाला भी जो है वो सम्राट होता है, या एक बड़ी दुनिया को फतह करने वाला। जैसे यहाँ अशोक को सबसे बड़ा जो है वो सम्राट जो है वो माना जाता है, जिसने एक बड़े खित्ते को जो है वो फतह किया। इसी तरह मौसीकी की दुनिया में भी जो है वो एक मतलब अपने खित्ते की नुमाइंदगी करना, या बहुत सारे असातिज़ा को मौसीकी के मैदान में जो है वो शिकस्त देने वाला आदमी जो है वो सम्राट कहलाएगा, जिसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है उस रियासत में, उस खित्ते में, जिसका मद्दे मुकाबिल जो है वो कोई नहीं है। तो जो सबसे नुमाया होगा वो सम्राट होगा। ठीक है जी। तो ये इसका बुनियादी तो जो है वो मतलब एक हम लफ्ज़ी जो इसकी जो मानवियत है वो तो यही है। अब इसको हमने देखना है इसके इस्तिलाही मानों में। इस्तिलाही मानों में वो जो है वो सम्राट के मौसीकी के मुख्तलिफ मैदान जीत कर जब एक आदमी जो है वो किसी ख़ास मकाम पर आएगा तो वो जो है वो सम्राट जो है वो कहलाएगा। वैसे इसके अलावा मौसीकी में बहुत सारे जो है वो टाइटल्स और भी मौजूद हैं। जैसे पंडित भी मौसीकी का एक टाइटल है, एक डिग्री उसको हम ये भी कह सकते हैं। इसी तरह नायक भी जो है वो मौजूद है, गंधर्व भी जो है वो, ये भी मौसीकी के टाइटल हैं। वो ऐसे ही लोगों के लिए हैं जो मौसीकी में बहुत बड़े बड़े जो है वो कारनामे
अंजाम देते हैं या अपना एक स्कूल ऑफ थॉट तश्कील देते हैं। घराना भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। घराने की तश्कील होती ही एक खास तरह के जो है वो तर्ज फिक्र से जो है वो जब एक घराना तश्कील पा जाता है या उस घराने की गायकी में कुछ खास चीजें दर आती हैं या नुमाया हो जाती हैं तो वो उस घराने की जो है वो पहचान भी बन जाती है, इनफरादियत भी बन जाती है। और घरानों की जो तश्कील है हमारे यहाँ वो इसी तरह जो है ना वो हुई है कि उनकी एक खास तरह की जो है वो इनफरादियत जो है वो हुआ करती है। अच्छा अहमद भाई, यहाँ एक जैसे अभी आपने घरानों की बात की है, तो यूं लगता है जैसे तकसीम हिंद से पहले तक या शायद उसके बाद भी, लेकिन उससे पहले तक मौसीकी घरानों ही से वाबस्ता थी और लोग जो हैं वो उन्हीं की नुमाइंदगी करना चाहते थे। हम अगर कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमें चलता पता कि भाई कोई शख्स बड़ा अच्छा गा रहा है तो वो किसी घराने में जाएगा और वहाँ जाके शागिर्द हो जाएगा किसी उस्ताद का और फिर वो उस घराने की नुमाइंदगी भी करेगा, जी मैं फ़लाँ घराने का शागिर्द हूँ, वहाँ से सीखा है मैंने, वो मैं उस तरह से गाऊंगा। तो जैसे हम पुराना जो एजुकेशनल वो एक सिस्टम देखते हैं तालीमी एतबार से, मदरसे थे या वो अपना अगर हम वो हिंदू मत में देखते हैं तो वहाँ हम जो वो क्या कहते थे उनको अपना धर्मशाला वो थी, ठीक है। तो वो मराकिज़ थे जहाँ से लोग सीखते थे और आते थे, जैसे अलीगढ़ से हैं और जो नदवी वो शिबली नोमानी साहब के नदवा से हैं। तो इसी तरह ये भी एक सिलसिला था और शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि दौरे जदीद में जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई और बहुत सारी चीज़ें लोगों को घर में ही मुयस्सर आना शुरू हो गई। आज तो हम ऐसे बैठे हैं, एक बटन दबाते हैं, किसी भी समाज में चले जाते हैं, वहाँ की कोई भी चीज़ जो है वो हमारे सामने आ जाती है और हम उससे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। उस वक्त शायद ऐसा नहीं था और शनाख्त का एक ख़ास प्रोसीजर था और वो बड़ा मुक़द्दस माना जाता था क्योंकि उसके जो तकाज़े थे वो पूरे करना होते थे। जैसे कि हम इस सीज़न में भी देखते हैं जहाँ वो नसीरुद्दीन साहब का जो अपना पोता है वो तमाम तकाज़े पूरे करता है जो एक गायक को करना होते हैं, जिसमें वो जब पहली मर्तबा गलती कर बैठता है तो उसके लिए फिर वो एक पीरियड है जिसमें वो मांग के खाता भी है, अकेला रहता भी है, वो सब कुछ करेगा तो वो दोबारा उसकी वापसी होगी। अब वो उसकी पूरी तपस्या है, पूरी उससे वो पूरा जो है वो गुजर कर आता है, जिसमें वो जो उसको मांग कर खाने वाला जो एक मरहला है, हाँ, वो अपने अंदर की मैं को वो शायद उसकी खत्म अंदर करना की मैं को खत्म करने वाला जो है कि जब फना आप फिल फन फना फिल फन, जब आप किसी उस्ताद के पास जो है वो सीखने के लिए जाते हैं, किसी बड़े गायक के पास, तो वहां आप जो कुछ हैं वो कहीं आप दरवाजे के बाहर छोड़ आते हैं, छोड़ आते हैं। जैसे एक अमृता प्रीतम की एक किताब है जिसका नाम है शौक सुराही। उस किताब में अमृता प्रीतम ने आर्ट से वाबस्ता लोगों के इंटरव्यूज किए। उसमें एक सिख मुसव्विर का एक इंटरव्यू है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उनकी कही गई एक बात जो है वो आज तक याद है। उसने कहा कि जब मैं अपने स्टूडियो में दाखिल होता हूं तो अपना जिस्म दरवाजे पर, दहलीज पर ऐसे छोड़ देता हूं जैसे मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए अपने जूते छोड़ देता है। ठीक है ना। तो ये जब पंडित रविशंकर जो है वो बाबा अलाउद्दीन खान के पास जो है वो सितार सीखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उस्ताद मुसलमान है, शागिर्द होने के लिए एक बंगाली ब्राह्मण जो है वो वहां पर आया है। तो उन्होंने पहले दिन ही पंडित रविशंकर से कहा कि जाओ बाजार से जो है गाय के पाए ले आओ। अब एक पंडित, हिंदू पंडित के लिए गाय के पाए लेकर आना ये बड़ी एक अजीब बात थी। उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान भी वेजिटेरियन थे, वो मांस मछली खाने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंडित जी की मैं खत्म करनी।
उनके अंदर का जो ब्राह्मण था उसको जो है वो एक साइड पर करना था। वो पंडित जी बाजार चले गए और पाए ले आए। वो एक इस अमल के जरिए बाबा अलाउद्दीन खान ने जो है वो उनका अंदर का जो पंडित था वो उसको उठाकर जो है वो कहीं दरवाजे से बाहर बिठा दिया, और उसके बाद जो है वो रविशंकर जो है वो वहाँ सीखे, और सीखने के बाद वो आप ये देखें कि 20वीं सदी के जो है वो सबसे बड़े सितार नवाज बनकर जो है वो बाहर निकले, और जिन्होंने दुनिया भर की मौसीकी पर अपने असरात मुरतब किए। अच्छा अहमद भाई, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि उस ज़माने में कि कुछ ख़ास शोबों से मुतल्लिक ये था कि जी लोग जाएंगे और जाके शागिर्द होंगे। समाज में जो बहुत आम से काम थे, जिन्हें आम ज़रूर रोज़मर्रा के जो मामले थे, वहाँ भी शागिर्द होने का मरहला यही था। अगर कोई किसी बावर्ची के पास चला गया है तो वहाँ भी वो प्रोसेस वही था। प्रोसेस वही था। हम जरा इसको बात को जरा थोड़ा वजाहत से बयान करें तो ये है कि कदीम अहद में जिस दौर में ये घरानों की तश्कील हुई, या हम जिस पीरियड को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, उस दौर में जो फनून थे, जो जितने भी फनून थे, चाहे वो आर्ट के या वो जो समाजी सतह पर जितने भी फनून थे, असल में वो विरासतन थे, सिखाए विरासतन जायद, मतलब खानदानी रवायात के तौर पर जो है वो फन जो है वो चला करता था। जाती मलकियत का तस्वुर था। अब हम जैसे हमारे मुल्तान में ब्लू पाटरी होती है, काशीगरी होती है, तो ये जो काशीगरी का फन था, इससे वाबस्ता जो रवायती घराने थे अपनी बेटियों को ये फन नहीं सिखाते थे कि बेटियां परायधन होती हैं, उन्होंने बाहर चला जाना है, वो हमारा फन भी बाहर चला जाएगा। हाँ, वो अपने घराने में आने वाली बहुओं को वो फन सिखाया करते थे, लेकिन बेटियों को नहीं सिखाया करते थे। तो हमारे यहाँ जो घराने थे मौसीकी के, उनकी तश्कील कैसे हुई वो एक अलग जो है वो मौजू है। यहाँ हमारे मौजूदा मौसीकी के मंजरनामे में ग्वालियर घराना जो है वो सबसे कदीम घराना माना जाता है, जिसका ताल्लुक तानसेन से है, जिसको सैनिया घराना भी जो है वो कहा जाता है। तो अब ग्वालियर घराने की कुछ मतलब जो वारिसान हैं वो इंडिया में मौजूद है। ग्वालियर घराने के लोग जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। उस्ताद फतेह अली खान हैदराबादी जो है वो ग्वालियर घराने के, और उस्ताद तवक्कल खान का ताल्लुक भी ग्वालियर घराने से था। तो ये घराने, इनकी तश्कील जैसे भी हुई, इनमें भी मौसीकी घरानों से बाहर नहीं जाया करती थी। मुगल दौर तक तो ये सूरत हाल रही कि मौसीकी घरानों से बाहर नहीं जाती। जब इस दौर में ब्रिटिश आ गए, जब यहाँ पर जो है वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनने लगे, तो फिर मौसीकी की सूरत जो है वो बदलती चली गई। उसने एक खास तरह का फिर फैलाव जो है वो उसको हासिल हुआ। उससे मौसीकी जो है वो उसकी शक्ल भी बदल गई, और मौसीकी के सीखने का जो ढंग था वो भी बदल गया। और कुछ ऐसी जो है वो कुछ लोग जो है वो घरानों से बाहर, मतलब अपने घराने से बाहर जाकर लोगों ने सीखना भी शुरू किया, सिखाना भी शुरू किया। वगरना अगर आपके अपने घर में अगर आपका बेटा जो है वो आपके जो है वो तकाज़ों पर पूरा नहीं उतर सका, तो आप अपने पोते को सिखाएंगे, जैसा बंदिश बैंडिट में हुआ कि जो राजेश तिलांग का जो किरदार है, जो उनका बेटा है, वो उसमें कहीं 20 साल उसने रियाज तो किया, लेकिन उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, कि उसमें कहीं कहीं कोई एक कांच की कसर रह गई है कि पंडित जी के मायार पर वो पूरे नहीं उतरे हैं। तो उन्होंने फिर अपने पोते को सिखाना जो है वो शुरू किया। अच्छा, इस सीजन में एक चीज जो है वो बड़ी अहम है कि ये अगर ये मौसीकी का घराना तो दिखाया गया, राठौड़ से मुराद ये है कि राजपूत घराना है। इन्होंने मौसीकी को अपनाया, सीखा, उसमें नाम कमाया और एक घराने की बुनियाद रख दी। देखा जाए तो ये मौसीकी का रवायती घराना नहीं है, वो उसमें बहस भी होती है, उसमें बहस भी होती है। ये रवायती घराना नहीं है। रवायती घराने तो ज्यादा जो है वो मुस्लिम ओरिएंटेड है,
और अगर ये बंदिश बैंडिट में ये जो घराना दिखाया गया, अगर ये मुस्लिम पस मंजर का होता तो इसके तकाजे कुछ और होते, तो इसमें मामलात भी कुछ और डिस्कस हो रहे होते। ये चूंकि एक हिंदू घराना दिखाया गया, इसके जो है वो जाहिर है कि तकाजे जो है वो कुछ और है, इसमें मामलात भी जो है ना वो कुछ और है। हम उत्तराधिकारी कह रहे हैं, हमारे जो है वो मुस्लिम रवायात में इसको कहा जाता है खलीफा, कि आप एक उस्ताद ने अपना सब कुछ फन जिसके दे दिया शागिर्द को, वो खलीफा है। अब वो खलीफा जो है वो घराने के अंदर से ही होगा, और बाज़ औक़ात जो है वो कि मौसीकी के मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा आलिम नहीं होते खुलाफा, लेकिन उनको घराने की जो है वो पग उनके सर पर जो है वो रख दी जाती है, तो वो इस तरह जो है ना वो चलता रहता है। जैसे उस्ताद आशिक अली खान जो है वो उस्ताद फतेह अली खान करनैल के खलीफा थे, उन्होंने आगे बहुत सारे शागिर्द पैदा किए। आज भी उनकी मौसीकी के असरात मौजूद हैं। उस्ताद आशिक अली खान, बड़े गुलाम अली खान उनके शागिर्द हुए, मुख्तार बेगम उनकी शागिर्द हुई, फरीदा खानम उनकी शागिर्द हुई, और जाहिदा परवीन उनकी शागिर्द हुई। तो आप देखें कि ये असरात जो है वो आगे तक जो है वो चल रहे हैं। अहमद भाई, इसमें अभी मलिक साहब बैठे हैं, तो चूंकि इन्होंने भी सीज़न देखा और ये एक अलग वो रखते हैं, मलिक साहब से बात करते हैं। मलिक साहब, ये जो सीज़न है इसमें जो मुख्तलिफ अदाकार हैं उन्होंने जैसा जैसा किरदार निभाया है, और जिस तरह से वो इस सीज़न में हर शख्स का एक ऐसा किरदार है जिसने वो इस सीज़न को ऐसे बांध के रख दिया है। आप ज़रा उन किरदारों पे, नसीरुद्दीन शाह साहब तो ज़ाहिर है वो कोई दो राय नहीं है, बाकी जो लोग हैं। बंदिश बैंडिट्स, जैसे अभी आगाज़ में आपने इस पे बात की, मैं इस पे 2-3 बातें करना चाहता था। पहली बात ये है कि हमने बहुत सी फ़िल्मों का ज़िक्र किया पाकिस्तान में, भारत में और हॉलीवुड में, जो मौसीकी के मौजू पर बनी, जिसमें हमने बहुत से नाम भी लिए। मैं ये समझता हूँ कि भारत में क्लासिकल मौसीकी पर, या आप यूँ कहें कि बाकायदा म्यूज़िक पर, जिसे हम कहें फुल फ्लेज, कोई सीज़न या कोई फ़िल्म पहले नहीं बनी बंदिश बैंडिट से। यानी जितने भी फ़िल्मों का ही हमने ज़िक्र किया, तो उसमें मौसीकी मौजूद तो रहा है, लेकिन वो उसको मजमूई तौर पर वो म्यूजिक पर उसमें बात नहीं हुई, साथ साथ कुछ और मामलात भी चल रहे हैं। बिल्कुल इस तरह। तो बंदिश बैंडिट पहला सीजन है जो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर मौसीकी पर बनाया गया है, और जिसमें क्लासिकल मौसीकी को खास तौर पर सामने लाया गया है। किरदारों की आपने बात की, मैं असल में उससे पहले एक सवाल करना चाहता था, उसके बाद कैरेक्टर्स पर भी आते हैं। जैसे अहमद भाई ने भी कहा कि राठौर घराना। अहमद भाई, मैं एक सवाल करता हूँ, फिर दोबारा इस पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि चूँकि आपने वो बात की तो उससे जुड़ जाए। राठौर घराने का आपने जिक्र किया, इसी तरह जो अतुल कुलकर्णी का जो इसमें मतलब किरदार है दिग्विजय राठौर, तो वो बीकानेर घराने को रिप्रेजेंट करते हैं आगे। ये सारा लोकेल है राजस्थान का। जरा ये बताइएगा कि क्या वाकईतन ये दोनों घराने एग्जिस्ट भी करते हैं, या इनको सिर्फ फिल्म में या इस सीजन के अंदर दिखाया गया है? नहीं, जो है मैं इसमें ये जानना चाह रहा था। जयपुर, बीकानेर जी, और जो एक ये घराने वाकई ही जो है वो राजस्थान के मंजरनामे में एग्जिस्ट करते हैं। जयपुर घराना को एक खास हवाले से मैं जानता हूं कि वो रक्स का बड़ा मशहूर घराना है जी, क्लासिकल रक्स का, खास तौर पर जो है वो कथक रक्स का। जयपुर घराने में कथक रक्स जो है वो बहुत ही बड़ा नुमाया घराना है। इसके अलावा जो है वो मतलब कुछ ये ब्रिटिश दौर में ही यहाँ एक और घराने की जो है वो तश्कील हुई, जिसको हम कहते हैं जयपुर अतरौली घराना। अच्छा। जिसके जो बानी थे वो थे उस्ताद अल्लाह दिया खान। उस्ताद अल्लाह दिया खान, केसर बाई बड़ी मशहूर गाने वाली हैं, उस्ताद अल्लाह दिया खान की शागिर्द थी।
इसी तरह किशोरिया मुनकर की वालदा मोगोबाई, वो भी उस्ताद अल्लाह दिया खान की शागिर्द थी। हम्म, ये महाराष्ट्र की गुलकाराएं हैं दोनों, लेकिन इनके जो उस्ताद थे उनका ताल्लुक जो था वो जयपुर से था। उस्ताद अल्लाह दिया खान के बेटे आगे थे, उनका नाम था भुर्जी खान। हम्म, हम्म, तो अब इस घराने की जो नुमाइंदा खातून है, कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी जो है वो वायरल रही कि एक खातून जो है वो बेगम अख्तर के मजार पर जो है वो उनकी गाई हुई एक गजल गा रही है, हाथ बांध कर। बिल्कुल। प्रिंसिपल देखिए साहब वो वो जो है वो श्रुति सेडोलकर जो है वो जयपुर अतरौली घराने की खातून है, और इस वक्त जो है वो भात खंडे म्यूजिक कॉलेज की वो प्रिंसिपल थी। तो वो एक खिराज तहसीन जो है बेगम अख्तर को पेश कर रही हैं, बड़े ही पुरसोज जो है वो लहन में। वो भी जो है वो जयपुर अतरौली घराने की ही खातून थी। वैसे भी जो जयपुर या राजस्थान का जो मंजरनामा है, मौसीकी वहाँ जो है वो फजाओं में रची बसी हुई है। वहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि खेतों में गाने वाले लोग भी आम जो है वो जो जिसको हम क्या कहते हैं, जो गडैये होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो सभी जो है वो सुरीले। सुरीले होते हैं, और वाह। बला के सुरीले जो है ना वो होते हैं। अब पाकिस्तान की हाँ। दो बड़ी आवाजें हैं, उस्ताद मेहदी हसन खान, रेशमा, इनका बिल्कुल। ताल्लुक जो है वो राजस्थान से था। बिल्कुल। मेहदी साहब जो है वो जिला झुंझुनू के रहने वाले थे, राजस्थान का एक जो है वो गांव है, और वहीं से रेशमा जैसी आवाज भी जो है वो सामने जो आई है। तो मौसीकी के घराने तो जयपुर की जो है वो हिस्ट्री में मौजूद हैं, सही। और लेकिन ये इसको जरा थोड़ा सा हटकर जो है वो एक नई शक्ल जो है ना वो इसकी बनाई गई। अच्छा अहमद भाई, इस सीज़न में जो हमने अभी तक बात की है, अब ज़रा थोड़ा सा इसका वो तनकीदी जायज़ा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सीज़न को बनाने के जो मकासद हैं उनमें और क्या चीज़ें शामिल हैं। मुझे यूँ लगता है, और सामने की बात भी है, कि ये सीज़न असल में दो जनरेशन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो अदवार को, दो, बिल्कुल ऐसे दो अदवार कह रहे हैं। दो अदवार। एक तरफ वो कदीम जो एक सिलसिला था, तरीका था और रविश थी गायकी के हवाले से, और एक तरफ दौरे जदीद में गायकी के हवाले से जो एक जो है वो अपना सिलसिला है, रविश है उसको, और दोनों के दरमियान जो गैप है, और वही शायद तनाव की एक बड़ी वजह भी है। मतलब हम जैसे वो गालिब की एक बात जो थी वो कि जनाब जब अलिफ गिरता है तो मेरे सीने पे जो है वो एक तरह से छुरियां चलती हैं, तीर चलते हैं, या इस तरह से बात थी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि वो जो सम्राट हैं नसीरुद्दीन शाह, वो एक छोटी सी गलती पे उस शागिर्द को गाने से रोक देते हैं, और कुछ को तो कहते हैं कि आप कल से नहीं आएंगे, आप जा सकते हैं। मतलब वो ऐसा शख्स जो फ़न को एक पीक पे समझने की कोशिश करता है, और वो जानता भी है, उसको एक रूहानी तजर्बा समझता है, और वो उसके सामने एक दुनिया की कोई और चीज़ उस दर्जे पे है ही नहीं। ठीक है। अब दूसरी तरफ वो लोग जो फ़न की बुनियाद पे या गायकी की बुनियाद पे, क्योंकि गायकी मौजू है यहाँ, गायकी की बुनियाद पे शोहरत भी चाहते हैं, दौलत भी चाहते हैं, और वो आज के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, वो हैं। अच्छा, यहाँ मुद्दा असल में शायद हमें देखना होगा कैपिटलिज़म का। मेरे ख़्याल में ज़ाती तौर पे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो ऐसे कि अगर हम उस दौर में वापस जाते हैं जो रियासती दौर था, बादशाही दौर था, तो उसमें बादशाह नवाजा करते थे आला तरीन गायकों को, शोरा को, और उनकी हौसला अफजाई यूँ होती थी जिसकी बुनियाद पे वो और आला कोई फ़न जो है वो बना के लेके आते थे और अपनी जगह कायम रखते थे। कैपिटलिज्म में ये हो गया कि इंडस्ट्री उसने अपने तकाज़े बना लिए, फ्रेम बना लिए, कि इस फ्रेम में हमें
ये काम चाहिए, हम इसके इवज आपको कुछ देंगे। यानी पहले ये था कि गायक आया, उसने अपने फ़न का मुजाहरा किया, वो छा गया, उसको नवाज दिया गया। इंडस्ट्री ने ये किया कि भाई हम तुम्हें बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम ये लॉन्च करना चाहते हैं। अब आप क्या हैं, हमें इससे गरज नहीं। इस सीज़न में हमें वो नज़र भी आता है, वो पंडित साहब का जो पोता है, जब वो इंडस्ट्री में जाता है, ठीक है, तो वो जहाँ कहीं थोड़ी वो मार खा रहा है, या मतलब वो समझता है कि मुझे ये कुछ और तरह से करना है, तो वो लड़की कहती है कि अब तो बस ठीक है, बाकी मैं टेक्नोलॉजी से कर लूँगी। एक जगह पे वो जब उन लड़कों के पास जाता है शहर में, ठीक है, तो वो किसी और आहंग में गा रहा है, तो वो किसी और तरफ ले गए हैं उसको। वो कह रहा है ये क्या है, ये तो इस फन की तौहीन है। वो कहते हैं भाई पब्लिक यही चाहती है, ठीक है। तो शायद जो इसका मुद्दा है इस सीज़न का, वो ये है कि दिखाना ये चाहते हैं लोग, अपना वो डायरेक्टर या राइटर, कि आज आप अपने तौर पे बतौर फनकार आज़ाद नहीं हैं, आपको तकाज़े पूरे करने हैं उस इंडस्ट्री के, उस स्टेज के, बाजार जो हम के आपको तकाज़े, फराहम, जी बाजार के मार्केट जो हम आपको फराहम कर रहे हैं, ये आप पूरे करते हैं तो आप यहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ एक छोटी सी बहस है जो अहमद भाई पे बात कर देंगे। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं हो पाता, हम भी जानते हैं कि एक शख्स पूरे समाज की जो सोच है, समझ है, या एक जो तर्ज है, उसको नहीं बदल सकता। तो जो वो सिलसिला चला आ रहा है एक घरानों से, फन के हवाले से, उनमें जो ज़माना शनास थे, उन्होंने शायद चीज़ों को, दोनों अदवार को जोड़ा और एक दस्ता बनाया। जैसे मैं एक मिसाल, शायद मैं गलत मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ठीक भी हो। हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को देखते हैं, वो अपने वालिद साहब का जो फ़न है, अपने चचा का जो फ़न है, वो उसको लेके आते हैं और उसे अपने ज़माने के साथ, उसकी तरजीहात के साथ जोड़ते हैं, और फिर वो दुनिया भर में गाते हैं। वो गैब्रियल के साथ भी म्यूज़िक दे रहे हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक को उठा के ले आते हैं। यहाँ हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि अगर कोई गिटार बजा रहा है तो वो कह रहे हैं यार ये शोर हो रहा है, कुछ ऐसे, भाई ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हमारी तहजीब का ही नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई ड्रम बजा रहा है तो वो कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर वो मेटल है, वो इलेक्ट्रिक गिटार है, उस पे तो वो कहते हैं ये तो पता नहीं क्या पागलपन है, या ये फक्कड़पन है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ इस पर जैसे नैरेटिव उनकी तरफ से आता है, क्लासिकल गाने वालों की तरफ से या रवायती गाने वालों की तरफ से, बिल्कुल ऐसा ही एक नैरेटिव इनकी तरफ से भी आता है। वो कहते हैं भाई आप तो इसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है, एक ज़माना हमारे इस फन का जो है वो मोतरिफ है, और वो उसके दीवानगी की हद तक उससे प्यार करता है कि ये लोग जो हैं वो सतही ज़हनियत के मालिक। यहाँ हमें हमारे इस कंसर्ट में सुनने वाले, नाचने वाले, शर्टें उतारने वाले, वो किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, वो इसी से लुत्फ अंदोज होते हैं। तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते और इसको इस तरह रद्द नहीं कर सकते। यही बहस मेरा ख्याल है इस सीजन में चल रही है। क्या कहते हैं अहमद भाई जी? आप इस पे बिल्कुल कुछ? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। इस सीज़न का जो बुनियादी मौजू है वो यही है कि एक ज़माना पुराना है, एक नया ज़माना है। पुराने ज़माने की कुछ रवायात थी, नए ज़माने के कुछ तकाज़े हैं, जो वक्त के साथ साथ जो है वो बदलते चले जा रहे हैं। एक तरफ तारीख़ है, तहज़ीब है, एक तरफ जो है वो नया ज़माना है, इर्तका है, और नए ज़माने का म्यूज़िक है जो अपनी तेज़ी और अपनी मस्ती के साथ जो है वो जगह बना चुका है। अब इसमें है मसला ये है कि मौसीकी के जो कदीम घराने हैं वो अपनी सर्वाइवल की जंग कैसे लड़ रहे हैं। राजों महाराजों की जो सरपरस्ती थी वो वो तो खत्म हो गई चुकी, वो तो आज़ादी के साथ ही खत्म हो चुकी। अब उस दौर में क्या था, उस दौर में ये था कि जो आर्टिस्ट है, रियासत उसकी सरपरस्त है, वो अपने मुआशी मामलात से बेनियाज है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ सुर की साधना करना, उसका फन उसके लिए पूजा है, उसका फन उसकी परस्तिश है, तपस्या है।
वो जिस बैठकर रियाज करता है, इसीलिए तो आप देखेंगे ना कि रियाज मंदिरों में करते हैं लोग, हम्म, या जहां बैठकर रियाज किया जा रहा है वो जगह मंदिर है, बिल्कुल पाकीज़ा है, पाकीज़ा है। ऐसा है। तो ऐसे में जब आपको एक खास तरह की ऑडियंस में अपना फन पेश करना है, राजा के दरबार में ही जाकर जो है वो गायक अपने फन का मुजाहरा करेगा, उसकी अवामी सतह पर जो है वो पेशकश का मसला ही नहीं। पहले तो ये होता था ना कि मौसीकी अवाम की सुनने के लिए भी नहीं होती, हम्म, अवाम मौसीकी सुन भी नहीं सकती थी, मखसूस लोग सुना करते थे। ये तो नए अहद ने आकर जो है वो मौसीकी का सुनने वालों का दायरा भी वसी किया। या मैं आपकी बात में वो बात ऐड कर रहा हूँ, जैसे बिल्कुल आप लोग वो कर रहे हैं। वो हमारे एक दोस्त हैं, तो वो बड़ी मजे की बात कहा करते थे। वो कहते थे, मतलब बात तो वो शायर पे किया करते थे, जाहिर है वो आर्ट और फन। वो कहा करते थे मुबल्लिग और शायर में ना फर्क ये होता है, मुबल्लिग अवाम तक जाता है, वाइस अवाम की सतह पे जाता है। शायर अवाम से या सुनने वालों से कहता है कि आप मेरी सतह पे आए। तो एक वो था उस जमाने में कि फनकार को अगर आप सुनना चाहते हैं तो तब तशरीफ लाइए, आप उसकी मजबूरी नहीं है। आज शायद जो फनकार है उसकी मजबूरी है कि वो वहां जाए उस सतह पे, क्योंकि आज वही जो अहमद भाई बात कर रहे हैं, तकाजे ये हैं, आपको अपना पेट पालना है, आपको शोहरत भी चाहिए, वो सारा कुछ। तो शायद वो फन उस सतह पे उस तरह रहा नहीं, अब आप इसमें देखें कि पंडित जी की जो पेंशन है वो 3 माह से बंद है, बंद है। लेकिन ये बात पंडित जी को बताई ही नहीं जाती। मैं एक और बात इस सीजन के हवाले से करना चाहता हूं, वो ये है कि आनंद तिवारी और अमृतपाल सिंह जो इसके खालिक हैं दोनों, इन दोनों नौजवानों ने कोई कमाल का काम किया है। ये कोई एक दिन की रिसर्च नहीं है, जाहिर है। ये मौसीकी से वाबस्ता घरानों को एक बड़ी जुजियात और डिटेल में जाकर जो है ना वो देखा गया है, तब जाकर ये सीजन जो है ना वो बना है। इसमें जो है वो बहुत सारी बातें हमें ऐसे क्लियर नजर आती हैं, लेकिन क्लियर नहीं है, सिंबॉलिक है, अलामती पहलू लिए हुए। अब पंडित जी को 3 महीने से उनकी पेंशन बंद है, लेकिन पंडित जी को बताया नहीं गया। इस बात की एक खास तरह की मानवियत है। वो मानवियत ये है कि जो मुआशी मामलात है वो पंडित जी को तो बताना ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि पैसे कैसे कमाया जाएगा, ये उनका मसला नहीं है। और इसी बुनियाद पे तो वो कहते हैं एक सम्राट को क्या दे सकता ठीक है ना। ये मामला तो उनको नहीं बताने, उनका काम तो अपना सुर की साधना करना है, उन्हें नहीं पता। अब इसी सीजन के अंदर ये मामला डिस्कस हो रहे हैं कि आर्ट का कमर्शियल पहलू क्या है। हमारे यहां कदीम असातिज़ा मौसीकी तो अपने घराने के लोगों को सिखाया करते थे, लेकिन उनके यहां ये मामलात नहीं थे कि मौसीकी को आप मार्केट कैसे करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही। अभी पिछले दिनों मैंने रफाकत अली खान, जो उस्ताद नजाकत अली खान के साहबजादे हैं, उनका एक पॉडकास्ट में जो है वीडियो देखा। वो ये बात कर रहे थे कि जो मौसीकी तो हमने अपने घराने से सीखी, लेकिन मार्केटिंग नहीं सीखी, हमें वो भी सीखनी चाहिए थी। बात तो मार्केट करना जो है ये एक ऐसा मामला था जो क्लासिकल गुलकारों के साथ आज भी उस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है। यही कैपिटलिज्म का तकाजे भी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। लुत्फुल्लाह खान, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी म्यूजिक ऑडियो लाइब्रेरी के जो है वो मालिक थे वो। लुत्फुल्लाह खान साहब की एक किताब है सुर की तलाश। ये तकसीम से पहले मुंबई में रहते थे लुत्फुल्लाह खान। एक तकरीब में गए जहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को बुलाया गया गाने के लिए। अब उन्होंने कुछ मुआवजा तय नहीं किया कि क्या पेमेंट होगी। बड़े गुलाम अली खान ने सोचा कि मेजबान जो है वो अमीर कबीर आदमी है, खुद ही दे देंगे। उन्होंने परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के बाद जो है वो मेजबान ने 20 रुपए उनके हाथ पे रख दिए। अब बड़े गुलाम अली खान, जिनको पता ही नहीं था मार्केटिंग का, उन्होंने वो 20 रुपए देखकर कहा कि बस इतने ही।
तो उसने जो है वो अपनी जेब से 20 रुपए निकालकर और बड़े गुलाम अली खां के हाथ में रख दिए और बड़े तंज से कहा कि बस अब और ना मांग लेना। तो ये तो जो है वो कमर्शियल सूरत हाल थी, और ये वही महफिल थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी पहली बार बंबई की म्यूजिक की दुनिया में दाखिल हुए। उन्हें एक गीत गाने की जो है वो मौका दिया गया और रफ़ी साहब ने एक गीत गाया। महफिल में बड़े गुलाम अली खां मौजूद थे, उन्होंने रफ़ी साहब की तारीफ की। बस वो तारीफ फिर आगे रफ़ी के फन को पर लगाकर बहुत कहीं से कहीं जो है वो ले गए। इसी तरह एक और वाकया, नुसरत फतेह अली खान को राज कपूर ने ऋषि कपूर की शादी में बुलाया, तो वो जो है वो उनको पता ही नहीं था कि मैंने राज कपूर से कितने पैसे लेने। वो डर रहे थे कि मैं इतने मांग लूंगा तो राज कपूर नाराज ना हो जाए। जी मलक साहब, इसके करेक्टर्स के ऊपर जो है वो जी। बात करें। अहमद भाई, जाहिर है कि इस सीज़न के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन दो जो मरकज़ी किरदार, जो अगर हम कहें कि एक तो ज़ाहिर है सम्राट का जो किरदार नसीरुद्दीन शाह ने किया, लेकिन जो मेरी राय में जो जो सेंटर ऑफ द सीज़न जो किरदार है वो राधे का। राधे। और मज़े की बात यह है कि राधे राठौर जो ऋत्विक भौमिक, ये इनका पहला सीज़न है, डेब्यू सीज़न है। और मज़े की बात है, अभी हम आरिश के साथ ये डिस्कस भी कर रहे थे कि इस सीज़न की वजह से अभी कुछ दिन पहले खाकी एक आपने इंडिया का सीज़न है, उसके 2 चैप्टर आ चुके हैं, एक बिहार चैप्टर और दूसरा उसके बाद आया बंगाल चैप्टर। बंगाल चैप्टर का जो मरकज़ी किरदार है वो इसको बनाया गया है, ऋत्विक भौमिक को, बिल्कुल उसको ये रोल मिला है। तो जब आप ये देखते हैं सीजन और उसमें जो मेन किरदार यानी राधे का है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार वो किरदार निभाया है कि मसला असल में ये है कि एक किरदार करना एक अलग मामला है और फिर म्यूजिक का एक किरदार अदा करना जिसमें आप एक क्लासिकल घराने से ताल्लुक रखते हैं और वो सारी लयकारी और वो सारी तैयारी और उसमें आपने बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज और आपकी लिपसिंग और वो सारा मामला वैसे होना बहुत शानदार है। यही वजह है कि हम इस सीजन को भी और इस किरदार को भी बाकी उससे बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं यहाँ। और वो उसमें एक खास तरह वो देखा कि वो कैसे बीट को वो उंगलियों पर पुराना अंदाज था, जो जैसे हमारे यहाँ भी शायरी भी जो है वो इसी तरह जो है वो गिन लिए जाते हैं अरकान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, इनके साथ जो दूसरा कैरेक्टर है तमन्ना का किरदार जो निभाया है श्रिया चौधरी ने, वो बड़ा शानदार किरदार उन्होंने अदा किया है। यानी एक ऐसी लड़की कि जिसको पहले दिन से एक फैमिली की तरफ से एक अलग तरह का एतमाद मिला हुआ है कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत शानदार है और वो एक अपनी अलग फिजा में कहीं रह रही है। ये अलग बात है कि बहुत बाद में जाकर उसको पता चलता है कि उसके पांव अभी भी जमीन पर हैं और वो जब उसकी वापसी होती है और वो किरदार के अंदर जो उसकी तब्दीली आती है, इवन सीजन की मुख्तलिफ एपिसोड्स में जैसे जैसे उतार चढ़ाव आता रहता है और उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो बड़ा शानदार किरदार निभाया है। ये देखते हुए कि ये दोनों बड़े यंग लोग हैं। सीनियर लोगों की बात की जाए तो जाहिर है नसीरुद्दीन शाह वो खुद एक पूरी एकेडमी है। मलिक साहब, यहाँ उनकी बहू का किरदार जो है उस पर जरा बात मैं बिल्कुल बहुत सारे सवाल पूरा पहलू पड़ा है उन पे बात करना चाह रहा था। शीबा चड्ढा पे बात करना चाह रहा था। मिर्जापुर में भी उन्होंने बड़ा शानदार किरदार निभाया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो है वो निकली हुई हैं और वो इनकी सीनियर थी या इनकी बैच फेलो थी अनुराग कश्यप वगैरह की। जी अच्छा हाँ जी, वाह वाह। इनकी शीबा चड्ढा का जो किरदार है, आपने गौर किया होगा कि पूरे सीजन के अंदर एक अजीब तरह के उनके चेहरे की पुरस्कारियत और वो खामोशी और वो जो कम गो हैं, यानी डायरेक्टर को भी आप क्रेडिट दें कि उन्होंने बहुत बाद में जाकर जो उनका किरदार एकदम धमाका किया कि वो क्या चीज थी और उन्होंने कैसे सम्राट को और वो मतलब एक सम्राट को जो है वो मौसीकी में हजीमत देना, बिल्कुल, या अपने अंदर जो है वो एक इंसान जो है वो जो आर्ट से फन से भरा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन वो किसी भी तरह जो है वो फन का मुजाहरा नहीं कर रहा, लेकिन उसके हाँ एक आर्टिस्ट होने का जो प्राउड है वो मौजूद।
बिल्कुल एक बेनियाजी जो है वो मौजूद है बिल्कुल। कि मैं बहुत कुछ जो है वो, ये सारा मेरे लिए ऐसे खेल है, ये पानी की तरह जो है वो मौजूद है। वो एक प्राउड जो है वो उस खातून के यहाँ जो है वो मौजूद है। बिल्कुल नसीरुद्दीन शाह साहब ने बहुत शानदार जो है वो किरदार निभाया, और उन्होंने, अगर आप देखें कि एक नंदिता दास की एक फिल्म है फिराक, गुजरात फसादात पर बनी हुई है, हम्म, उसमें भी नसीरुद्दीन शाह साहब का किरदार जो है ना वो एक गायक का ही हम्म, है, एक उस्ताद गायक का, जो फसादात के दिनों में जो है वो घर में मुक़य्यद हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो बाहर निकलकर शहर को देखते हैं तो वो फजा जो है वो बदली हुई जो है वो नजर उनको नजर आती है, हम्म, और वो वली दकनी की कब्र जो है वो ढूंढने निकल जाते हैं शहर में। हम्म, तो ये, इसके अलावा सरफरोश फिल्म में भी इनका जो किरदार था जी बिल्कुल। वो बहुत भी एक गायक का ही था, गो के वो एक नेगेटिव किरदार बाद में बन जाता है, लेकिन बिल्कुल। शुरू में तो वो एक गजल गायक का ही जो है ना और वो। यहाँ भी अहमद भाई आखिर में सम्राट का किरदार कहीं ना कहीं वो मनफी उसकी तरफ जाता है, जहाँ वो एतराफ़ करते हैं कि मैंने अपनी बहू का जो म्यूज़िक है वो छुड़वाया, और जो वो एक है। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, वो ये है कि मतलब मुझे ये दोनों तरह से मैंने इसको जो है वो समझने की कोशिश की। एक तो ये कि जब वो अपनी बहू का वो जो जो उस वक़्त अभी शादी नहीं हुई उसकी, उनकी बेटी के, उनके उनके बेटे के साथ, तो उ उस जब वो गाती हैं और उनके लिए मुश्किल बन जाती है, फिर वो रिश्ता जिस तरह से वो हासिल करते हैं, उनके बाप की मजबूरी से फ़ायदा उठाना। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक ये कि क्या अ, उस वक़्त का समाज शायद ऐसा ही था, और अब भी कहीं न कहीं उसकी वो चीज़ें मिलती हैं कि मर्द हर सूरत जो है वो सुपीरियर है। वो कम से कम किसी औरत से शिकस्त नहीं खाएगा। ठीक है। एक क्या इस पहलू को ज़्यादा उजागर किया गया, या फिर वो सम्राट का जो एक मनसब है उसका, उसको बरकरार रखने का अब एक ही ज़रिया था, एक ही तरीका था, वो ये कि अपने से बेहतर गायक को, भले वो उनकी जगह मेल भी होता तो शायद वो उनके लिए भी ऐसा ही सोचते। और वो शायद कोई मेल होता तो ये सूरत हाल ना होती, हम्म, ठीक है ना। अब अपने से बेहतर उस खातून गायिका को जो है वो डंप कर दिया, उस कुएं में वो एक मनफी तासुर नजर तो आता है, लेकिन इसको एक खास तरह के एक रवायत में भी देखा जा सकता है। वो ये है कि मौसीकी से वाबस्ता जो घराने हैं, जो रवायती घराने हैं, उन घरानों में बहुएं नहीं गाया करती, ठीक है ना। बहुएं जो है वो नहीं गाया करती। आप जो है वो सारे मौसीकी के घराने देख लें तो आपको जो है वो बाहर से तो कोई नेचुरल टैलेंट लेकर जो है वो कोई खातून आ जाती है, वो एक और सूरत है। अब आप मुझे देखें कि पटियाला घराना की कोई खातून आपने गाते हुए देखी, शाम 84 की गाते हुए देखी, ठीक है जी। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसा है जैसे ग्वालियर घराने से जो है वो मीता पंडित जो है वो अब गा रही हैं। पंडित जो है वो कृष्णा राव ग्वालियर वाले की जो है वो पोती हैं, तो वो गा रही। कोश की बेटी है, बेटी गा सकती कोशे की जो है वो मतलब कल्चर और तरह का है। है। अच्छा। कोशे की पटियाला घराने की खातून है। उनके वालिद साहब जो है वो उस्ताद जो है वो मुनव्वर अली खान साहब के शागिर्द हैं, जो बड़े गुलाम अली के बेटे थे, पंडित अजय चक्रवर्ती, उनकी बेटी हैं। अब हिंदुओं के यहाँ तकाजे कुछ और हैं, मुसलमानों के यहाँ कुछ और हैं। जाहिर है, दिखाया तो ये राठौड़ घराना गया। हाँ अब कोई बहू किसी घराने में ब्याह कर जो है वो आ जाती है तो अ, उस दौर की रवायात के मुताबिक जो है वो उसको गाने की इजाजत जो है वो नहीं हो सकेगी। हाँ, घर में रियाज करना एक और चीज होती है। लेकिन अहमद भाई इसमें एक पहलू हम जो है वो मिस कर रहे हैं, वो ये है कि पंडित साहब ने ये जानते हुए भी कि उनकी ये जो बहू हैं वो इनके एक शागिर्द और इनके बड़े बेटे जो एक दूसरी इनकी बीवी से हैं,
उनसे उनसे उनका जो है वो एक दिली हाँ, ताल्लुक है, हाँ, मोहब्बत का, और उस मोहब्बत को भी तोड़ा है, ठीक है, हम्म। और इरादतन वो लेके आए हैं इन्हें। हाँ, और जहाँ साफ नजर आता है कि एक बहरहाल एक क्रिमिनल अप्रोच है, एक मुजरिमाना इसको अप्रोच, यानी क्रिमिनल अप्रोच भी कह लें, या वो उस दौर की जो एक रवायती जो एक मतलब किसी खानदान के सिस्टम में जब आप रहते हैं तो कुछ खास तरह की रवायात जो है ना वो परवान चढ़ जाती हैं, कुछ दीवारें होती हैं जिनसे बाहर आप जो है वो नहीं जा सकते। अब वो उस खातून को डंप तो किया, ये तो एक नेगेटिव पहलू था, और दिग्विजय सिंह से अगर उसकी शादी हो जाती तो उसका डंप होना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल वो दोनों जोड़ी की शक्ल में गा सकते थे, लेकिन उसको डंप करना चूंकि मकसूद था तो वो इसी सूरत हो सकती थी कि वो उसको अपने घर में ही उस रवायत हाँ, के जाल में जो उस है, रवायत के जाल में जो है वो उसको जो है वो लाया जाए। अब वो उस खातून की मौसीकी के डंप होने का जो मलाल है वो उस पूरे सीजन में नजर आता है। बिल्कुल लेकिन बाद पंडित जी की डेथ के बाद जो है वो दायरा वो टूटता है, और उसके बाद जो है वो सारा घराना जो है वो आ जाता है, बिल्कुल गाने के लिए निकल जाता है। बिल्कुल अब इसमें जो तमन्ना का जो किरदार है हम्म, वो असल में जदीद म्यूजिक का किरदार है, बिल्कुल नए जमाने का, नए जमाने के तकाजे, उसके कमर्शियल इदारे हैं, बाजार है, बिल्कुल बाजार के तकाजे हैं, मार्केट है, आर्ट का कमर्शियल पहलू है। ये सारी चीजें जो हैं वो इस सीजन के अंदर जो है वो नजर आती हैं, इस म्यूजिक के अंदर जो है वो नजर आती है। बिल्कुल बाकी जो इसमें म्यूजिक पेश किया गया है, म्यूजिक जो है वो ज्यादातर ठुमरियों की शक्ल में है। हम्म, ठुमरी ये भी एक जो है वो इस सीजन में ठुमरी का आना भी एक जो है ना वो एक सिंबल है। बिल्कुल शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है ये, बिल्कुल और इसमें ठुमरी का आ जाना कोई ऐसे कोई कुछ अचानक नहीं हो गया, ये बड़ा सोच समझ कर ऐसा जो है वो किया गया। आनंद तिवारी और अमृतपाल सिंह ने बड़ा मतलब गौर करने के बाद जो है ना ये या शंकर एहसान लॉय ने कि जो है वो म्यूजिक इसमें होगा तो ये होगा, क्योंकि ठुमरी जो है वो कदीम क्लासिकल म्यूजिक और जदीद म्यूजिक आज जिस शक्ल में भी हमारे सामने मौजूद है, दरमियान का पुल जो है वो ठुमरी है। ठुमरी ने ही इस खित्ते के म्यूजिक को सिचुएशन शायरी बिल्कुल से जो है वो मुतारिफ कराया, वगरना हमारे यहाँ म्यूजिक में ना सिचुएशन हुआ करती थी, ना लोकेल हुआ करता था, ना किरदार हुआ करते। बिल्कुल ठुमरी ने सिचुएशन, किरदार, भाव, ये सारी चीजें ठुमरी के रास्ते जो है वो इंडियन म्यूजिक में दाखिल हुई। ठुमरी से ही गजल गायकी निकली, बिल्कुल ठुमरी ने ही फिल्म म्यूजिक की राह हमवार की। बिल्कुल प्लेबैक सिंगिंग और प्लेबैक सारा सिंगिंग कुछ, ठुमरी ने बिल्कुल शायरी को भी दाखिल किया इंडियन म्यूजिक में। बिल्कुल अहमद जी भाई, मतलब एक सवाल है और वो सवाल इसलिए भी अहम है कि इस सीजन के अंदर जैसे हमने देखा कि दो अदवार, आपने अभी इस पे बात की, उनको लेकर चले गए और फिर एक फ्यूजन दिखाया गया है। हाँ। उनका एक कम्बिनेशन है, उसके बाद एक प्रोडक्ट हमारे सामने आती है। क्लासिकल जितने भी घराने हैं या उससे वाबस्ता जितने भी गायक हैं, हम उनके यहाँ देखते हैं कि उनके यहाँ एक पूरा सिलसिला है, तैयारी का रियाज है, और वो पूरी एक कई कई दिनों के रियाज के बाद और कहीं जाकर वो तैयार होते हैं। और कहीं ज़रा सी भी गलती, जैसे आरिश ने भी बात की कि जैसे शायरी में उनको अलिफ गिराने पर दिल पर छुरियां चलती हैं, तो यहाँ भी अगर किसी ने गायकी में ज़रा सा भी कोई ऊंच नीच कर दी तो उनको वो बहुत नागवार गुजरता है। तो वो मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं। जबकि जदीद म्यूजिक में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने आकर बहुत आसान कर दिया है आजकल के सिंगर्स के लिए कि उनकी वो जो खामियां हैं उनको कहीं ना कहीं वो इंस्ट्रूमेंट्स मैनेज कर देते अब तो हैं। ऑटो ट्यूनर जो है वो बिल्कुल। गायकी के नकाइस भी छुपा देता है। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा है। तो अहमद भाई, क्या आप ये समझते हैं कि इस जदीद टेक्नोलॉजी ने, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स ने भी किसी ना किसी हद तक ये किरदार अदा किया है कि नए आने वाले सिंगर्स उस तरह रियाज नहीं करते, उतने अच्छे सिंगर नहीं होते जितने क्लासिकल दौर में हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि हमें पूरी तैयारी करनी है और हमें अगर किसी मकाम पर कोई गलती होगी तो पूरे का पूरा दोबारा से गाना है।
लिहाजा जैसे हम कहते हैं ना कि वो कश्तियां जला कर आते थे, यहाँ सिंगर को मालूम है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो पीछे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं वो उस चीज को। बिल्कुल ऐसा तो क्या है। जो ये भी एक हमारे यहाँ वजह जो है? क्लासिकल मौसीकी जैसे लोग सीखा करते थे ना, जी। तो वो सीखने का जो पीरियड है वो खासा तवील हुआ करता था, हम्म, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये नहीं था उस दौर में कि जब कि आप क्लासिकल म्यूजिक सीख कर आपके पास 5 साल है, 5 साल के बाद डिग्री आपको दे दी गई हम्म, और अब आप जाकर जो है वो बाजार में गाएं और कमाएं, ऐसा नहीं हुआ करता था। हम्म, उसका कोई हदूद मतलब कोई टाइम का तो तयन था ही नहीं कि आपने कब तक सीखना है। हम्म, फिर दूसरा, आर्ट का कमर्शियल पहलू नहीं था बिल्कुल। कि आपने जो है वो गाना जो है वो सीख लिया, अब आप जो है वो गा रहे हैं और अपना जो है वो उससे जो है वो रोजगार जो है वो चला रहे हैं। बिल्कुल। अब आर्ट का जो कमर्शियल पहलू है वो जरा ज्यादा नुमाया हो गया है। अब गुलकार के लिए जो सीखने का मतलब जो वक्त है वो कम है। अब उसको पता है कि भी मैं इतना अरसा सीख लूंगा तो मैंने बाजार में जाना है मुझे। अब बाजार खुले हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर आप बाजार को तो छोड़िए, आप कुछ ना कुछ जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो पेशकश है, जी। वो तो अब बिल्कुल आसान हो गई ना कि आप अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर कर अपने आप को जो है वो बिल्कुल। दुनिया के सामने जो है वो पेश कर देंगे। जी। तो ये वक्त के तकाजे हैं, हम्म, जैसे जैसे जो है वो चीजें जो है वो तब्दील हो रही हैं। अच्छा, इस सीजन का जो इख्तिताम है वो एक खास तरह की जो है वो मानवीयत लिए हो गया। पहले मेरी समझ में नहीं आया था कि ये हुआ क्या है, कैसे जो है वो क्लासिकल मौसीकी में रचे हुए एक खानदान से वो एक जो है वो जदीद म्यूजिक की एक लड़की जो है वो जीत जाती है, ये कैसे हो गया। पहले मेरी समझ में नहीं आई बात ये कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में जब मैंने इस पर गौर किया तो बात ये समझ आई कि एक मौसीकी के एक घराने में पैदा होना, आप उस घराने में पैदा हुए हैं तो उस घराने में पैदा होने के तकाजे ही यही हैं कि सुर आपको जो है वो विरासत में मिल गया, हर चीज आपको विरासत में मिल गई, मौसीकी आपने सीखनी ही है। तो उस इस सूरत में मौसीकी से वाबस्ता होना कोई बड़ा कमाल तो नहीं हुआ। ये तो घर की चीज है। मौसीकी जो है वो दूसरी खानदानी जो है वो चीजों के साथ साथ आपको मौसीकी भी विरासत में मिल गई। लेकिन वो लोग जो बाय बर्थ मौसीकी अपने अंदर लेकर पैदा होते हैं या अपने जाती शौक से मौसीकी सीखते हैं, उसमें डूब जाते हैं और फिर जो है वो उसमें कोई बड़ा काम करके दिखाते हैं, तो वो मौसीकी के असल लोग हुए। वो हम कहते हैं ना जी, वो आज के लोग हुए जो बाय चॉइस आए हैं। असल काम तो मतलब जो सेक्रीफाइस है उन्होंने करना है ना, सारी मेहनत उन्होंने करनी है, अपने शौक से आए हैं। अच्छा अहमद भाई, यहाँ जो है ना एक एक और चीज़ है जो भी डिस्कस करनी है, वो मेरा ख्याल है कि वो हमारा आखिरी वो होगा। मैंने अहमद भाई, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक जिस तरह से है, गायकी जिस तरह से है, अच्छा ऐसा नहीं है कि उसके मद्दाह बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। आज भी बड़े बड़े हम देखते हैं कि उनके इवेंट्स होते हैं, लोग सुनने के लिए जाते हैं उन लोगों को। लेकिन अगर हम देखें एक बड़े मजमूई सतह पे देखें एक वो, तो उनकी बहरहाल वो अब सर्वाइवल की जंग उनकी बहरहाल वो चल रही है। अच्छा, उस तर्ज की गायकी शायद आज की नस्ल जो है वो पसंद ही नहीं करती, ठीक है, आज वो रुझान नहीं। अच्छा, उसकी मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह ये भी है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इसने बहरहाल, अब तो बहरहाल क्या, एक बड़े अपने आप को एक बड़ा जो है वो प्लेटफार्म साबित कर दिया। अब वो इसकी एक तारीख मौजूद है। तो वहाँ से जो म्यूज़िक जिस तरह से सामने आया, जिस तरह से वहाँ से गायकी सामने आई, उसने लोगों के रुझानात को बदला, लोगों की तरजीहात को बदला। एक ख़ास तरह से आवाम की जो है वो एक आबियारी की म्यूज़िक के हवाले से। मसलन हम अगर उसे देखते हैं तो मन्ना डे एक बड़े सिंगर, ठीक है, लेकिन रफ़ी साहब राज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
अब रफ़ी साहब ने एक जो है वो सेट किया है, तो फिर वो किशोरदा आते हैं, वो एक और तरह की मौसीकी वेस्टर्न म्यूज़िक जो है उसके तजरीबात करते हैं और नए रुझानात को जन्म देते हैं। फिर हम देखते हैं वो बप्पी लहरी आ जाते हैं, ठीक है, वो एक और तरह से। अच्छा, ये सिलसिला चलते चलते आज तक पहुंचता है। इसमें कहीं कहीं हमें नज़र आता है कि लोग जो क्लासिकल मौसीकी के लोग हैं वो भी गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ही गा रहे हैं, मगर उनके पास उतना काम उस तरह से नहीं है। अगर हम 90s में देखें तो कुमार सानू हैं, ठीक है, और वो अपना क्या नाम है, उदित नारायण है, वो गा रहे हैं, और ख़ास तरह की जो है वो उन्होंने तैयार कर दी है कि अब गायकी ये है, और इसी के साथ जो है वो काम चलेगा। फिर हम जब आज के एरा में आते हैं तो आज तो इंस्ट्रूमेंट्स ढेर सारे, और गायकी के जो है वो नित नए अंदाज, नित नई कंपोजिशंस वगैरह वगैरह। तो कहीं लगता है कि वो जो क्लासिकल मौसीकी के लोग थे वो ज़माना शनासी या जो रुख था आगे, उसको उन्होंने कबूल ही नहीं किया, उससे उन्होंने गुरेज रखा, और वो किनारा कशी इसलिए इख्तियार किए रखी कि ये तो गायकी ही नहीं है, ये तो वो काम ही नहीं है। लेकिन आज शायद दुनिया जो है वो इस तरह से वो चीज़ों को देख रही है, आज का म्यूज़िक शायद इस तरह से है। वक्त के साथ साथ जी। जो है वो जो अवामी सतह के जो ट्रेंड्स हैं वो बदलते चले जाते हैं। हम्म, अब मौसीकी जिस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, जाहिर है कि उसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल। हम अ, आज मौसीकी को जिस शक्ल में भी देखें या उसकी अवामी जो पजीराई का जो लेवल है, कि जाहिर है कि लोग, आज के लोग जो है वो आज के म्यूजिक को जो है वो पसंद करेंगे। अब हमारे यहाँ मतलब हमारी एज ग्रुप के कितने लोग हैं जो 50s और 60s का म्यूजिक सुनते हो? हम्म, नहीं सुनते। बिल्कुल। बाकी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके बारे में बड़े लोगों का कहना यह है कि जो कदीम अहद था जहां बड़े बड़े क्लासिकल गवैये मौजूद थे, या जैसे हम तकसीम से पहले का अगर जो है वो जमाने की बात करें, बड़े बड़े असातिज़ा मौजूद थे, हम्म, ये सभी लोग ये भी अवाम के गवैये नहीं थे। क्लासिकल म्यूजिक हमेशा से मखसूस लोगों की जो है वो पसंद रहा है, उससे मखसूस लोगों की ही जुड़क जो है वो रही है, उसको अवामी सतह पर कभी जो है वो वैसी पजीराई नहीं मिली। अब उस्ताद सलामत अली खान साहब मुल्तान में रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता कि कोई मुल्तान में कोई बड़े बड़े म्यूजिक के उनके कंसर्ट्स हुए होंगे, नहीं हुए। इवन हमें आप नुसरत फतेह अली खान के देख लें, क्या जितने बड़े कंसर्ट्स उसके जो है वो बैरूनी दुनिया में हुए हैं, क्या पाकिस्तान में हुए? नहीं हुए। और वो तो खैर जदीद म्यूजिक जो है वो गाया करते थे, अगर वो क्लासिकल गाएं तो वो तो उनका वो हाल ही फिल नहीं होगा। हम्म, तो मखसूस जो है वो लोग ही क्लासिकल म्यूजिक को जो है वो पसंद करते हैं। और एक फैक्टर है इसमें, उस पर ज़रूर बात कर दें। ऐसे अभी आपने ये कहा कि मखसूस लोग ही क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, कैसी अजीब बात है कि भजन और जो मजहबी गीत हैं वो आज भी उसी आहंग में गाए जाते हैं जैसे शायद सदियों पहले गाए जाते थे, और लोग उसी अकीदत से, उसी मोहब्बत से उन्हें सुनते भी हैं, और वो उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा भी है। ये एक और उनमें आज भी वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते उन्होंने हैं। जदीद हाँ उनको नहीं अपनाया। लेकिन वो भी चीजें बदलती चली आती हैं। भजन जो है वो आज जदीद म्यूजिक के साथ भी, ये जुड़ा जो अजय अतुल ने जो बनाया देवा, हाँ। ये सारा जदीद म्यूजिक है ना ये, हाँ, ठीक है ना। अब ये जो है वो भजन की कैटेगरी में ही आएगा ना, ये मजहबी म्यूजिक की कैटेगरी में ही आएगा। वो इर्तिकाब वो चलता रहता है, वो साथ। अब आपको रवायती साजों के साथ भजन आपको मंदिरों में मिलेगा, ठीक है जी। तो लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो भजन में भी जो है वो तब्दीली होती है। जैसे हमारे यहाँ अब जो क्लासिक है नात की,
वो आजम चिश्ती साहब हैं, मंजूरुल कौनैन साहब हैं। आज आप देख लें नात खानी किस अंदाज की हो रही है बिल्कुल। या कवाली किस अंदाज की हो रही है। हम्म। तो तो वक्त के साथ साथ चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बदलते चले जाते हैं, लेकिन जो है वो किसी भी फन का जो मायार है या जो एक जो स्टैंडर्ड होता है वो किसी ना किसी तरह कायम रहता है। वक्त की तब्दील शुदा शक्लों के बावजूद भी वो उसका जो है वो कायम रहता है। तो दोस्तों, बंदिश बैंडिट के हवाले से ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।